हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम अपनी 12th क्लास की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे। साथ साथ में इशू ऑफ शेयर की भी हम पूरी क्या कहते हैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। दोनों को एक साथ कोशिश करेंगे अपलोड करने की। बट जो सबसे पहली आज क्लास डिस्कस करेंगे वो हमारी है फंडामेंटल्स, क्योंकि ये बेसिक है और बच्चे चाहते हैं कि स्टार्टिंग से अगर लेक्चर मिल जाए तो उनके लिए इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, मेरा मानना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना इस लेक्चर को। देखिए बच्चों, पार्टनरशिप फर्म का नाम सुनते ही थोड़ा सा हमारे माइंड में ये आ जाता है सर कि इसमें जहां तक है कुछ पार्टनर्स वगैरह जो बिजनेस करने निकले हैं उनकी बात हो रही होगी। बिल्कुल सही सोचा आपने बच्चों। इसमें क्या है कि दो व्यक्ति जब साथ में आगे जुड़ते हैं और बिजनेस चलाना चाहते हैं। देखिए, सोलो प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने 11वीं में डिस्कस किया हुआ है। हमें 12th क्लास की इस अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में पढ़ना है। पार्टनरशिप इन द सेंस मतलब दो जब पार्टनर मिलके एक साथ बिजनेस चलाएंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम मतलब जानते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, या फंडामेंटल्स की बात करेंगे थोड़ी से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। और उसके सेक्शन के तहत अगर हम इसकी मीनिंग को समझे, पार्टनरशिप क्या चीज होती है, तो क्या कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, इसमें मैं ना एक लाइन को बहुत हाईलाइट करूंगा बच्चों। इसमें एक लाइन को मैं बहुत हाईलाइट करूंगा। सबसे मैंने क्या लिखा कि एक ऐसा रिलेशन जहां पे दो लोग आते हैं, जहां दो लोग आते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, काम करते हैं और जो मुनाफा होता है उसे आपस में शेयर करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बिजनेस या तो कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलके बिजनेस चलाते हैं, या तो सभी मिलके बिजनेस चलाते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक डिसीजन लेता है बाकियों के बिहाफ पर। सर ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये फर्म है, सपोज करो ये एक फर्म है, ठीक है, इसमें है 3 पार्टनर। ठीक है, इसमें मान लो जो 3 पार्टनर है, और तीनों पार्टनर्स में इफ इन द केस में ये दो अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है अभी फर्म में, ये चले गए हैं कहीं बाहर। ठीक है, ये चले गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन, ये गए हैं घूमने या किसी बिजनेस के काम से गए हैं। और इन्होंने बोला है, इसका नाम है राम, श्याम, ठीक है, और ध्यान। इन्हें राम ने बोला है, श्याम ध्यान ने राम को बोला है कि अगर हम अवेलेबल ना हो फर्म में, जो हमारी फर्म है उसमें अगर हम अवेलेबल ना हो तो तू हमारी जगह डिसीजन ले सकता है। अब एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति आया, ठीक है, इसका नाम था राहुल। राहुल डील करने आया इनके साथ, बट इन द केस में श्याम और ध्यान के प्रेजेंट ना होने की वजह से इससे कौन मिलेगा, इससे मिलेगा सिर्फ राम। अभी एट ए टाइम सिर्फ राम प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है बिजनेस में, सिर्फ राम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, राम प्रेजेंट है। राम कहता है कि हाँ जी राहुल बताइए। तो राहुल कहते हैं कि हमें आपके एक साथ बिजनेस करना है। तो राम ने कहा बिल्कुल कीजिए। तो कह रहा चलिए हम एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो राम कहता है बिल्कुल बना लेते हैं एग्रीमेंट। तो राहुल कहता है कि इस एग्रीमेंट पे, ये एग्रीमेंट है, ठीक है, और इस एग्रीमेंट पे कुछ शर्तें हैं, आप पढ़ लो, और मुझे चाहिए 3 साइन, क्योंकि आप 3 पार्टनर हो। तो राम कहता है वो तो भी बाहर है। तो राहुल कहता है फिर सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, आप जब वो 3 साइन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरी फर्म ने आपकी फर्म के साथ डील करा है। तो राम कहेगा डोंट वरी सर, यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी चल रही है, एक कॉन्सेप्ट है, या आप इसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी कह सकते हो। अब भैया सर ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या है, देखिए कहने का मतलब है तीनों पार्टनर, पर अगर तीनों में दो अवेलेबल नहीं है, एक अवेलेबल है, तो सारा काम ये करेगा।
सारा काम ये करेगा, इसे तो हम एजेंट कहेंगे। ये कहलाएगा हमारा क्या? अब ये कहलाएगा हमारा एजेंट। ये क्या कहलाएगा हमारा? अब ये कहलाएगा हमारा एजेंट। और बाकी बन जाएंगे क्या? बाकी बन जाएंगे प्रिंसिपल, बाकी बन जाएंगे मालिक। और इसको काम दे देंगे कि तू हमारा सारा काम हमारी जगह पर तू करेगा। तो राहुल से राम कहेगा कि मैं साइन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके बिहाफ पर मैं हूं, यहां पर मुझे इन्होंने अथॉरिटी दे रखी है, म्यूचुअल एजेंसी है, कि लाइक इन द केस में अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो हम डील कर सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल एजेंट भी कहा जाता है। मैं एक एजेंट बन चुका हूं, अभी वो प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे एक तरीके से हायर कर दिया है कुछ समय के लिए, जब तक वो लौट के नहीं आ जाते। तो मैं अगर साइन करता हूं तो समझ लो पूरी फर्म ने साइन कर दिया, सबने मिलकर साइन कर दिया। बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चों। अगर इसने भी साइन कर दिया ना अकेले ने, और म्यूचुअल एजेंसी है सब में, सबने सहमति जता रखी है कि अगर हम ना रहे तो हमारी जगह आप डिसीजन ले सकते हो, तो वो साइन कर देगा, और जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वैलिड। अब सर ये वैलिड क्या होता है? वैलिड मतलब मान्य। वैसे अगर देखा जाए, ये बिना बताए कर दे साइन और बाकियों की सहमति ना हो, तो फिर तो ये गलत है ना। फिर तो आप अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट में जाकर काम कर रहे हो, ये तो गलत चीज है। बट यहाँ पे वो अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वो सबकी सहमति पे काम कर रहा है, उसको अथॉरिटी मिली है इस चीज को। ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। जैसे मैं घर की बात बताता हूँ, मान लीजिए आपके घर में एक गैस वाला आया, अब पर्स में पड़े थे 1,000 रुपए, मम्मी पापा कोई नहीं है, आप छोटे हो, आप 9th क्लास में हो, और गैस वाला कह रहा है ये लो सिलेंडर, खाली सिलेंडर मुझे दो और पैसे चाहिए और मैं जा रहा हूँ। अब आपके पास फोन भी नहीं है आप कॉल कर सको, तो उस केस में आप बन जाते हो डिसीजन लेने के लायक। वैसे तो डिसीजन लेने के लायक आपके परिवार वाले आपको रखते नहीं है अभी इस उम्र में, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एकदम आप फूहड़ी हो, ठीक है। बट फिर भी डिसीजन के लिए वो क्या करेंगे, आप क्या करोगे? चलो कोई नहीं, माँ बाप नहीं है, 1,000 रुपए बटवे से निकालोगे और उस गैस वाले को दे दोगे, ले भाई तेरे 910 रुपए या 250 जो बनते हो पैसे वापस कर। अब मम्मी आएंगी, मम्मी कहेंगी मम्मी गैस सिलेंडर आया था मैंने निकाल के पैसे दे दिए, जो बचे वो रख दिए। मम्मी कहेंगी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, जब घर में कोई नहीं था तो आप बन गए एजेंट, आपने डील किया, आपने डिसीजन लिया। अच्छा, उस वक्त जो वो दूसरे वाले लोग होते हैं घर के अदर मेंबर, वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, एक तरह के मालिक बन जाते हैं वो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इस केस में भी यही है कि ये प्रिंसिपल बन जाएंगे और राम हमारा एजेंट बन जाएगा, वो डिसीजन ले सकता है। तो सर हमें थोड़ा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी क्लियर हुआ, क्योंकि पहले बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। पता नहीं क्या वर्ड बोलते थे क्लास में, समझ में नहीं आता था क्या प्रिंसिपल क्या एजेंट। एजेंट तो तुमने सुना होगा नाम, डीलर वगैरह एजेंट ही तो होते हैं। जैसे मेरे को अपना घर बिकवाना है, मेरे को अपना घर बिकवाना है, मैं एक जाऊंगा अपने किसी नियर बाई पे डीलर के पास, उसको बोलूंगा जाकर कि मेरे भाई इस प्रॉपर्टी को सेल करवा दे, और मैं तुझे फुल अथॉरिटी देता हूँ, जो भी कस्टमर या डील जो भी आए उनको लाके तू फ्लैट दिखा सकता है, चाबी मैं उसको दे दूंगा, ये ले भाई ये फ्लैट की चाबी है, जो है उसको दिखा दियो। अब इस केस में ध्यान देना, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं मालिक हूँ उस घर का, मैंने चाबी किसको दे रखी है? अपने डीलर को, वो एजेंट है, उसका काम है घर को बिकवाना। फुल अथॉरिटी दे रखी है उसको मैंने कि तू फाइनल कर रेट वगैरह, कोई नहीं, बस मुझे बता दियो कि 10 लाख रुपए से नीचे मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद जितने में तू फाइनल करवा सकता है फाइनल करवा, तेरे को पूरी अथॉरिटी दी, जिस मर्जी को ले जाकर घर दिखा सकता है, चाबी मैं तेरे को हैंड ओवर कर रहा हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल हूँ और उस एजेंट को मैंने अथॉरिटी दे दी है कि मेरे बिहाफ पर तू काम कर सकता है। तो सेम यहाँ पे केस में श्याम और ध्यान ने राम को बोला है कि तू हमारी जगह पे डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पर समझ में आया बच्चों? अब मैं वापस चलता हूँ, देखो यहाँ पर या तो बिजनेस को, जो बिजनेस है, या तो बिजनेस को कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके बिजनेस चलाएंगे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक जना, कोई एक भी चला सकता है बाकी जगह पर, एनी ऑफ देम एक्टिंग। और एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है, एक्टिंग मतलब यहाँ पे एक्टिंग कैसी हो रही है? यहाँ पर एक्टिंग हो रही है कि इन द केस में अगर वो अवेलेबल नहीं है, बाकी पार्टनर अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह पर मैं एक्ट करूंगा, मैं वर्क करूंगा, मैं डिसीजन लूंगा। समझ में आ गया बच्चों? चलो बहुत बहुत अच्छी बात। चलिए आगे, द पर्सन द पर्सन द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ये नाम है राम का और ये हमारे हैं एक श्याम। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं राम और श्याम। ठीक है, ये आए हैं इनटू ए पार्टनरशिप में विद वन अनदर इंडिविजुअली। मेरे प्यारे बच्चों मुझे थोड़ा टाइम देना, हाँ ठीक है। द पर्सन हु हैव एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड, जो इंडिविजुअल बंदे हैं, इसमें एक एक बंदा जो है, सर जो ये राम है और ये जो श्याम है, इन दोनों को तो मैं कहूंगा पार्टनर। क्या कहूंगा? इसमें जो एक एक ये सिंगल सिंगल खड़े हैं ना, ये पार्टनर कहलाएंगे।
और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगी? तब बन जाएगी सर फर्म। ओके सर, जो सिंगल बंदा है वो पार्टनर है, और जब ये दोनों कंबाइंड होके मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको हम फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फर्म। एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत डेफिनेशन क्लियर है। ये ऐसे रिलेशन होते हैं पर्सन के बीच में जो आते हैं, मुनाफा शेयर करते हैं, बिजनेस या तो मिलकर चलाते हैं या कोई एक जना भी चला सकता है। एक बंदे को पार्टनर कहते हैं और सबके ग्रुप को मिलाकर पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो हमें क्लियर हो गया है इतना कि जहां पर कम से कम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए, कम से, क्योंकि सिंगल अगर चलाएगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ ना। तो यहाँ पर 2 कम से कम लोग चाहिए जो मिलकर काम करेंगे और बिजनेस को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर करेंगे, वर्क करेंगे, कोई एक करेगा या दूसरा उसके बिहाफ पर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड ए फर्म नेम। और जिस नाम से वो बिजनेस चलाएंगे, जिस नाम से वो बिजनेस चलाएंगे, कोई नाम तो रखेंगे ना फर्म का, लाइक कोई तो नाम होगा उनकी फर्म का। जैसे मान लो इनकी एक फर्म थी तो कुछ भी रख देंगे, एबीसी फर्म, कुछ तो नाम रखेंगे ना, तो ये कहलाएगा नेम ऑफ फर्म। क्या कहलाएगा? नेम ऑफ फर्म। कोई ना कोई तो नाम तय करेंगे ही करेंगे अपने फर्म का। ठीक है, ठीक है, तो जो भी वो नाम रखते हैं अपने फर्म का तो उसे फर्म नेम कहते हैं। ठीक है, अगला, क्या पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी है? मैंने आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 11वीं का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, उसमें सिखाया जाता है कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। मालिक अलग और बिजनेस अलग होता है, मालिक अलग और बिजनेस अलग होता है। क्या इस केस में भी ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, इस केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, दोनों जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो इस पे नो लिखना। ठीक है, नो, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जैसे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस अलग और मालिक अलग होता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स करेंगे वही माना जाएगा कि फर्म भी उसी जिम्मेदार है, यानी फर्म और पार्टनर दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे एक साथ। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज ए सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। यस, क्या अकाउंटिंग अलग अलग होती है? हाँ, अकाउंटिंग अलग अलग होती है, फर्म की अलग और पार्टनर्स के अलग खाते बनते हैं। तो अकाउंटिंग अलग होती है बट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है कि फर्म अलग मालिक अलग चलता है। अब मैं आपको इसको एक चीज से समझा सकता हूँ। देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि कंपनी में ना हमारे जो लॉसेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, कि हमें अगर कल को कंपनी लॉस में बहुत जा रही है तो हमें घर के बर्तन नहीं बेचने पड़ेंगे। और फर्म, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि कल को अगर फर्म डूबती है तो आपके घर के बर्तन बिक जाएंगे उस लॉस को भरने के लिए। क्यों? क्योंकि फर्म और आपको अलग नहीं माना जा रहा, आप दोनों जुड़े हुए हो। फर्म बर्बाद होगी, तुम भी बर्बाद होगे। ठीक है ना, खुद भी डूबोगे, फर्म डूबेगी, तुम्हें साथ में लेके डूबेगी, तो सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पार्टनरशिप होती है इसमें सबसे इसेंशियल फीचर्स क्या है, सबसे मेन चीजें क्या है। तो बच्चों कुछ समझ में आया ऊपर का? ठीक है, टू और मोर पर्सन, पहली बात तो कम से कम कितने लोग चाहिए? कम से कम कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए, 2। और मैक्सिमम की एक लिमिट क्या है? 50। कितनी है? 50। पहले तो इनफाइनाइट थी, बाद में 100 कर दी गई, फिर बाद में एक अमेंडमेंट लाया गया एज पर कंपनी एक्ट मिसलेनियस रूल 2014 के तहत हमारी जो मैक्सिमम लिमिट तय करी गई वो 50 है, कि एक फर्म में कम से कम 2 पार्टनर, बिना 2 पार्टनर के तो फर्म स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 50, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर रह सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में तो पहला तो फीचर क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप है तो कम से कम 2 पार्टनर तो होंगे ही और मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं रख सकते। अगला, एक एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए एग्रीमेंट, उनके साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के वो काम ही नहीं चलेगा। जब तक वो एग्रीमेंट ही नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप बनेगी कैसे? एग्रीमेंट जरूरी है। अच्छा, अब एग्रीमेंट कैसे बनाया जाए? इसके तरीके दो, एक तो है ओरल और एक है रिटन। एक है ओरल और एक रिटन, पर जो रिटन वाला है वो सबसे ज्यादा वैलिड कहलाता है। वैसे ओरल भी वैलिड है बट रिटन वैलिड है एज पर पार्टनरशिप डीड के तहत। अब पार्टनरशिप डीड, सर एक नया वर्ड आपने फिर जोड़ दिया, इसे भी समझाओ।
क्या है ये, सब समझेंगे धीरे धीरे, सब समझेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट को हम अच्छा मतलब वैलिड दोनों है, दोनों कर सकते हैं, बट एक पार्टनरशिप फर्म के तहत जब आप डीड बनाते हो तो उसमें तो रिटर्न ही चलता है, ठीक है। रिटर्न रहेगा ज्यादा सही रहेगा, उसमें पता रहेगा कि। और एग्रीमेंट में क्या होता है सर, कि आपस में पार्टनर एग्रीमेंट क्यों बनवा रहे हैं, अरे भाई वो लिख रहे हैं उसी में ही, मतलब एक समझ लो एक पत्र है, उसमें दोनों मिलकर बातें लिख रहे हैं कि हाँ हम दो भाई मिलकर बिजनेस चलाएंगे, जो मुनाफा होगा उसे आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, जो लॉस होगा उसे शेयर करेंगे, ये तेरे काम वो मेरे काम होंगे, तेरी लायबिलिटी ये है मेरी लायबिलिटी ये होगी। जैसे कैसे दो बहनें अपने घर में काम बांट लेती है कि बहन देख, सुबह का खाना तू बनाएगी, शाम का मैं बनाऊंगी, सुबह का बर्तन झाड़ू पोछा तेरा और शाम का मेरा, तो काम बटे ना, तो ये भी तो एक पार्टनरशिप है। बट यहाँ पर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं कर रखा। और इस केस में क्या है, देखो हम किसी बाहरी के साथ जुड़ रहे हैं, उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट जरूरी क्यों है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए, और एक एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है पार्टनरशिप मस्ट बी कैरी, और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। पता चले कोई इलीगल बिजनेस चला रहे हो तुम, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप कर रहे हो। और पार्टनरशिप अगर लीगल पार्टनरशिप चाहते हो तो आपको लीगल बिजनेस चलाना होगा, ये नहीं कि चरस गांजा बेचना स्टार्ट कर दिया आपने अपने बिजनेस के अंदर, वो कहने का मतलब वो लीगल बिजनेस नहीं है, उसका पहली बात एग्रीमेंट भी नहीं होता। अब आप पहुंच गए रजिस्ट्रार के पास कि हाँ जी हम बिजनेस करेंगे और हमारे स्टैंप लगा दो इसके ऊपर। अब रजिस्ट्रार पढ़ रहा है हाँ सारी डिटेल तो ठीक है, नीचे सबसे नीचे लिखा है कि हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे चरस और गांजे का। भाई अगर इतना घटिया बिजनेस करने उतरोगे तो पहली बात तो रजिस्ट्रार वालों फाड़ देगा पन्ना कि भाई तुमको करना ही नहीं है बिजनेस, तुम तो पहले हवा खाओ चल के जेल की, पहले तो पुलिस को ही बुलाएगा कि पहले पुलिस लेकर आओ, बाद में एग्रीमेंट देख लेंगे तुम दोनों का, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर, और बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट शेयरिंग तो होगा ना भाई, नहीं तो बाद में झगड़ा होगा कि वो एक दूसरे का सर नोचेंगे कि हाँ यार तूने ज्यादा प्रॉफिट रख लिया मैंने कम रखा, तो प्रॉफिट शेयरिंग लॉस होना चाहिए। बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ माइनर इज ए पार्टनर। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखो मैं आपको ही समझाता हूँ। अगर दो वयस्क व्यक्ति हैं, 18+ एज है, जो सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है, जो डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल साउंड माइंड है, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, उस केस में क्या है कि वो प्रॉफिट और शेयरिंग की ना बात ना कर लेंगे। बट इन केस में किसी वजह से, वैसे माइनर को नहीं लेते हैं ऐसे पार्टनर, बट किसी वजह से अगर एक माइनर पार्टनर बनता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी एज 18 से कम है, जो डिसीजन नहीं ले सकता सही से, अगर वो पार्टनर बन जाता है, इन केस में अपने पापा के फादर की डेथ हो गई है, उसकी प्लेस पर वो बना दिया गया इनहेरिटेंस में, तो क्या जो अदर पार्टनर हैं, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, ये है अमित, ठीक है, ये है सुमित, बहुत ध्यान से समझना बात को बच्चों, ये है सुमित, ठीक है, और ये है, ठीक है, इसको लेते चंदन, ठीक है। सुमित नहीं रहा, ये नहीं रहा बेचारा, इसकी जगह एक छोटा बालक था, वो आया, नन्हा मुन्ना राही, देश का सिपाही, ठीक है, जिसकी एज बेचारे की अभी कितनी है, 12 साल, 12 साल का ही है अभी वो, बहुत छोटा है अभी वो। अब इन्होंने कहा भाई कि तुम तो नहीं रहे, ना साथी तो रहा नहीं, साथी तो रहा नहीं, साथी तो चला गया, उसकी जगह पे उसका बेटा अभी इनहेरिटेंस में आया है, या जो बेटी है वो आई है, वो बिजनेस में पार्ट बनेगी, तो ये कहेंगे। और देखो अगर मुनाफा हुआ बिजनेस में तो तीनों में बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप उस प्रॉफिट को किसको दे सकते हो, उस माइनर को। और अगर बिजनेस में लॉस हुआ ना, तो माइनर नॉट पार्टिसिपेट, जो बच्चा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत गलत बात है, मतलब मुनाफा हो रहा है वो पैसा मांगने आ गया, और लॉस हो रहा है तो नहीं आया। हाँ जी बच्चों, नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, ये नियम है कि अगर कोई बच्चा आपके साथ पार्टनरशिप फर्म में है और वो बहुत छोटा है और लॉस होता है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस के अंदर, वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे, मैंने बताया ना प्रॉफिट शेयरिंग तो लिख लेना भाई, एग्रीमेंट का बहुत जरूरी पार्ट है, पार्टनरशिप डीड होता है। बट अगर कोई माइनर है तो उसको लॉस शेयर नहीं कर सकते, हाँ प्रॉफिट दे सकते हो आप उसको। अगला है म्यूचुअल एजेंसी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर
कैन बी प्रिंसिपल और एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मैंने प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि अगर बाहर ही अगर चले गए तो हम अभी हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं, इकलौता रह गया था। वो एग्जांपल याद है भी आपको? वो एग्जांपल याद है बच्चों, प्यारे बच्चों भी आपको? हाँ सर, वो था ना, वो एग्जांपल वो था, राम था, श्याम और ध्यान चले गए थे तो राम डिसीजन ले रहा था, तो वो बन गया था एजेंट, बाकी बन गया प्रिंसिपल। कल को राम चला जाएगा बाहर, ये दो डिसीजन लेंगे तो ये बन जाएंगे एजेंट, वो बन जाएगा प्रिंसिपल। जो काम करे वो एजेंट, और जो बाहर रह जाए, जिसकी अथॉरिटी पे आप काम करो, वो बन जाता है प्रिंसिपल। जैसे घर के अंदर मैंने सिलेंडर वाला एग्जांपल दिया, उस बच्चे वाला, कि मालूम माँ बाप नहीं है और डिसीजन उसी को लेना है, तो वो बन गया एजेंट, बाकी माँ बाप बन गए प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जो पार्टनरशिप में एसेंशियल फीचर्स हैं, कम से कम 2 पार्ट और मैक्सिमम 50 होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो भी रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद पार्टनरशिप कम से कम लॉफुल होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर माइनर है तो उसको लॉस नहीं देना है आपको। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, अगर कोई एक जना चला गया तो दूसरा डिसीजन ले सकता है बिजनेस के अंदर। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, नेक्स्ट है राइट ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर के राइट्स क्या है? ठीक है, राइट नंबर 1 एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, वो पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में। भाई हम पार्टनर हैं, कुछ भी होता है, कोई भी डिसीजन होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, राइट टू कंसल्ट अबाउट बिजनेस मैटर, हम बिजनेस मैटर में कंसल्ट कर सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकते हैं, हमारी मर्जी, हमें चेक करना है बिजनेस में क्या मुनाफा घाटा चल रहा है, हमें बुक्स लाके दो। ठीक है? अगला, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, काम कर रहे हैं, पार्टनर हैं, तो प्रॉफिट लॉस तो शेयर करेंगे ही करेंगे। तो ये सब तो बच्चों ऐसी नॉर्मल चीजें हैं जो बस पढ़ के ही समझ में आ जाती है कि पार्टनर है तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, कंसल्ट करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, सलाह मशवरा होती है आज के साथ। ठीक है? अगर के साथ सलाह मशवरा होगा, सलाह लेंगे, सलाह देंगे, और बुक्स मंगा लेंगे, हाँ लाओ हमें अकाउंट चेक करने, क्या मुनाफा क्या घाटा, विश्वास नहीं हो रहा आपको अदर पार्टनर पे, वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इस महीने 50,000 का मुनाफा हुआ और आपको लगता है ज्यादा का हुआ, तो आपको लाओ अकाउंट दिखाओ भाई, मैं भी पार्टनर हूँ, मैं तीसरा पार्टनर हूँ, बाकी तुम 2 पार्टनर झूठ बोल रहे हो, मुझे चेक करना है अकाउंट, मंगवा सकते हो आप, राइट है आपके पास। और प्रॉफिट लॉस में भी आपका हिस्सा बनेगा। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसॉल्व, डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब सर, अगर मान लीजिए हम 3 पार्टनर हैं, मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया, मैं देखता हूँ आके मेरी जगह पे एक बंदा खड़ा था, वो काम कर रहा था। मैंने बाकी 2 पार्टनर से पूछा कि हाँ जी ये कौन है, तो वो कहते हैं कोई नहीं, एक नया पार्टनर है, चौथा। तो आपने बोला किससे पूछ के रखा? उससे पूछा आपने? मैं एग्री नहीं करता इस पार्टनर के लिए, मैं इसे डिसअलाउ करता हूँ, इसे हटाओ भी। तो आप किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन को हटा सकते हो। ठीक है? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। आपको हम छोड़ के जानी है, आपको काम करने मजा नहीं आ रहा, नोटिस दो, चले जाओ। एवरी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू दी फर्म, अगर मैंने लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, मैं पार्टनर, मैंने फर्म को लोन दिया है, क्यों नहीं दे सकते? मान लो हमको पैसों की जरूरत है, एग्जांपल समझो, ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है, मैं एक पार्टनर और एक पार्टनर ये है, एक तो राजू और एक काजू, 2 पार्टनर हैं, ये 2 पार्टनर हैं। ठीक है? काजू कहता है, दोनों मिलके सोचते हैं पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, चल के बैंक से पैसे ले लें क्या? काजू सोच रहा है यार अब गेम खेलने का मजा आएगा। राजू कहता है भाई पैसों की जरूरत किस बात की, मैं दे रहा हूँ तेरे को उधार, मेरे से ले ले। तो राजू कहेगा तू तो अपना भाई है, तू पैसे दे दे, क्या दिक्कत है? कह रहा भाई भाई नहीं हूँ, ऐसा है ना बिजनेस कर रहे हैं साथ में, और उधार तू बैंक से मांगने जा ही रहा था, रुक जा मैं दे देता हूँ उधार, मेरे से ले ले पैसे। उधार, पैसे, अब ये देने को तैयार हो गया, कह रहा कितना चाहिए? 5 लाख, ले रख, जो तू बैंक को ब्याज देगा उधार लेकर, वो मुझे दे दे भाई। अरे बैंक तेरे से ज्यादा चार्ज करेगा, मैं क्या करूंगा, थोड़े कम चार्ज कर लूंगा भाई, अपने ही भाईचारा है। राजू कहेगा बड़ा बेकार आदमी है भाई, अपने ही बिजनेस में पैसा देकर इंटरेस्ट मांग रहा है। तो काजू कहेगा अगर तेरे को ये पैसा दे रहा हूँ 5 लाख, और आज ब्याज मांग रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? कम ब्याज मांग रहा हूँ ना, बाहर लगाऊंगा ना मार्केट में इस 5 लाख को, तो और अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर आप एक पार्टनर हैं और पैसा दे रहे हैं बिजनेस में, पैसा देकर ना, तो ये मत समझ लेना कि उसने कैपिटल लगाया या पैसा लगाया फर्म के अंदर, वो पैसा लाया, नहीं ऐसा नहीं है। उसने आपको उधार दिया है, फर्म को उधार दिया है, उसको ब्याज दो,
नहीं दोगे अपना पैसा निकाल के कहीं और लगा देगा मार्केट में। पैसा कहीं ना कहीं से तो मिलना चाहिए। अरे आपको नहीं, अगर वो नहीं देता तो बैंक से लेते, बैंक ब्याज लेता आपसे। तो इससे बढ़िया काजू आपसे ब्याज ले रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? तो आप पे करो इंटरेस्ट उसको, है ना। चलिए, एवरी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू दी फर्म। मान लो किसी पार्टनर ने एडवांस लोन दिया फर्म को, और पता है, या तो मान लो इस केस में समझना, बातों को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब काजू कह रहा है कि ब्याज क्या मिलेगा। राजू ने कहा यार कि जब हमने डीड बनाई थी, जब हम पार्टनरशिप डीड बना रहे थे, जब हमने डीड बनाया तो यार ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा। देखो दो बातें हो सकती है, या तो मेंशन करो, पहले ही मेंशन कर दो, या नॉट मेंशन, या मेंशन ही नहीं कर पाए हम सब। जब हम एग्रीमेंट साइन कर रहे थे आपस में दोनों, मैं अभी डीड के बारे में बात करूंगा, पार्टनरशिप डीड होती है एक तरह की है, अभी थोड़ा डिस्कस करूंगा इसको बाद में बच्चों भी। मतलब समझ लो, अभी मैं इंश्योरेंस समझा देता हूँ। दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट, तभी बिजनेस चलता है। बिना एग्रीमेंट के बिजनेस नहीं चलाते ये सब। तो वही उनका पार्टनरशिप डीड है, उसी को डीड बोलते हैं। उनके जो एग्रीमेंट हो ना, आम भाषा में जो एग्रीमेंट होता है, उसी को हम डीड बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? डीड। अब सुनो, काजू ने या तो रेट मेंशन कर दिया या नहीं किया, या पहले ही मेंशन कर दिया था कि मान लो कभी भविष्य में कोई उधार देता है फर्म को तो 12% ब्याज का हकदार बनेगा, या तो ये लिख देते। और अगर नहीं भी लिखा तो अब इस केस में राजू गेम खेलेगा, कहेगा भाई हमने तो कुछ मेंशन ही नहीं करा, तेरे को अब 1 रुपया नहीं मिलेगा ब्याज, मैं नहीं दे रहा ब्याज तेरे को। तो काजू कहेगा भाई तेरे को मैं एक बात समझाता हूँ, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंड क्या होता है यार ये, कभी कभी ये चलता ही नहीं है सही से, बदतमीजी पे उतर जाता है ये। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, इसके तहत किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट में लिखना भूल गया, तो 6% सालाना पर एनम ब्याज फर्म उसे देगी। 6% ब्याज फर्म उसे देगी। अब यहाँ पे देखो ये बात, कि अगर पार्टनर के पास एक राइट है, अगर उसने लोन दिया फर्म को, तो उसको कम से कम 6% ब्याज क्या होगा, सालाना मिल जाएगा। पर अगर रेट उसने पहले तय कर रखा होगा सर, अगर रेट पहले ही तय कर लिया होगा तो, अगर रेट पहले ही तय हो चुका होगा फिर क्या होगा सर? 12% मांगेगा ब्याज। अगर पहले से लिखा हुआ है, अगर मेंशन कर रखा है एग्रीमेंट में कि 12% ब्याज लूंगा, तो फिर तो 12% ही देना पड़ेगा आपको उसको। पर यहाँ पर अभी 6% की बात हुई है, तो 6% ही ब्याज जाएगा अभी, ठीक है ना। समझ लेना, आगे हम बहुत सारे केसेस करेंगे, उसमें हम दोनों केस समझेंगे, 12% भी और 6% भी समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, राइट्स तो आपको डिस्कस हुए। पहला राइट क्या है? मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर कंसल्ट कर सकते हैं, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदारी मांग सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन को डिसअलाउ कर सकते हो, या फिर आप फर्म से रिटायर हो सकते हो नोटिस देकर, या अगर लोन देते हो तो 6% का सालाना ब्याज मिलेगा, या तो एग्रीमेंट कर रखा है तो जो रेट तय कर रखा है वो मिलेगा, नहीं रेट तय कर रखा है तो 6% तो कट है कि फर्म आपको ब्याज देगी ही देगी अगर आपने फर्म को लोन दिया है तो। चलो बच्चों आगे, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर समझाऊंगा पार्टनरशिप डीड के बारे में। चलो आ गया पार्टनरशिप डीड हमारा, फिर तो देख रहे हो कितना प्यारा पेज है पार्टनरशिप डीड का। और ये स्टैंप है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ये रहा हमारा स्टैंप छोटा सा। पार्टनरशिप डीड जो मैंने बताया, एक एग्रीमेंट करना पड़ता है दो पार्टनर्स को, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल होती है पार्टनरशिप की, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अच्छा सर, मान लो दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, सपोज दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, राम और श्याम, राम और श्याम दो पार्टनर हैं, और दोनों ने बिजनेस शुरू करा। अब मैं बताता हूँ इस डीड में क्या होता है। पहली बात, ये फर्म का नाम जो रखेंगे वो नाम लिखो, उस फर्म की डिटेल लिखो। डिटेल में क्या क्या लिखोगे? फर्म की, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, ठीक है, और कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और साथ में पार्टनर के नाम,
पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर्स की डिटेल्स, पूरी डिटेल आ जाएगी पार्टनर्स की इसके अंदर, ठीक है ना। राइट्स आ जाएंगे, ड्यूटीज आ जाएगी, इनकी लायबिलिटीज आ जाएगी, सैलरी, बोनस, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सब लिख देंगे वो। क्यों लिखेंगे? कल को किसी तरह का झगड़ा ना हो, क्योंकि पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा झगड़े बहुत होते हैं। मुनाफे को लेकर प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में लिखेंगे कि कितना मुनाफा शेयर करेंगे। कल को ये कहेगा भाई मेरे को ज्यादा हिस्सा चाहिए, वो कह रहा है मेरे को नहीं, मेरे को ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो पहले से लिख के रखो, पहले एक शर्त लिख लो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चलेगा भविष्य में, बाद में कोई किसी तरह का आनाकानी नहीं करेगा। हम पहले ही लिख लेते हैं क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या लाइबिलिटीज है, क्या तुझे करना है, क्या मुझे करना है, क्या तेरा काम, क्या मेरा काम है, कितना पैसा तू लाएगा, कितना पैसा मैं लाऊंगा, कैसे प्रॉफिट बटेगा, ठीक है ना। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ ये लिख लेते हैं पहले से, और दोनों साइन करते हैं। और साइन करवाने के बाद ये जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, और वहां जाकर स्टैंप लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? स्टैंप। और हमारे स्टैंप का भी एक कानून है, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, इसके तहत स्टैंप लगवा लेते हैं। और जैसे वेरीफाई, अब वहां पे जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाएंगे जब स्टैंप लगवाने, तो पूरा वो पढ़ा जाएगा, पार्टनरशिप डीड पढ़ा जाएगा, उसमें पूरी डिटेल देखी जाएगी, क्या नाम है, क्या डिटेल है, पूरा वो चेक करेगा वहां का ऑफिसर। वहां का ऑफिसर जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेगा तब वो स्टैंप लगाएगा। ऐसे स्टैंप नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, अगर लॉफुल बिजनेस नहीं, लीगल बिजनेस कर रहे होंगे ना ये दोनों, इन्होंने तय कर रखा होगा कि हमें कोई हम कुछ गांजा वाजा टाइप का या कुछ नशे का सामान बेचेंगे आगे चलकर एग्रीमेंट के तहत, तो क्या स्टैंप लगेगा? नहीं लगेगा। स्टैंप का तो पता नहीं, पर हाँ दोनों काल कोठरी के पीछे जरूर दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि नप जाने से बेहतर है लीगल बिजनेस कर जाना, तो बहुत संभल के चलेंगे। तो ये इस एक्ट के तहत जाके स्टैंप लगवाएंगे, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा और एक डीड बन के तैयार। अब देखते हैं इस डीड के फायदे क्या होंगे। वाई इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड? इस पार्टनरशिप डीड के फायदे क्या है? फायदा नंबर एक, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दोनों में। किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ, हो सकता है राइट्स को लेके हो जाए, अबे मेरे ये राइट्स थे, तेरे ये राइट्स तो नहीं थे, तेरी ये ड्यूटीज है, तू क्यों नहीं करता अपना काम? वो कह रहा है मेरा मर्जी, मैं नहीं कर रहा काम। किसी ने 4 घंटे एक्स्ट्रा कर दिया काम, वो कह रहा है मेरे को सैलरी दे। तो इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भविष्य में ना आए, उसके लिए पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिख दो। कल को कुछ बोले ना कि तू काम क्यों नहीं कर रहा, तेरी ड्यूटीज क्या है, वो कह रहा है मेरे को नहीं पता, तो कह देंगे डीड में क्या लिखा था, फिर उसके तहत काम कर। कोई झगड़ा क्रिएट ना हो, किसी तरह का झगड़ा क्रिएट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। और किसी तरह के डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, किसी तरह के डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, ठीक है, झगड़े ना हो। इट रेगुलेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर एंड अवॉइड एनी, इसमें सब कुछ होता है, इसमें सब कुछ होता है, इसमें सारे राइट्स होते हैं, इसमें ड्यूटीज लिखी होती है, ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये कोई झगड़ा होता है कल को, तो कोई झगड़ा होता है तो ये सेटल करता है। अब ये सेटल कैसे करेगा? कल को कोई पार्टनर कहता है कि मेरे को काम के बदले सैलरी चाहिए, और डीड में लिखा है कि नहीं मिलेगी, काम कितना भी काम करो फर्म में सैलरी नहीं मिलेगी, जो प्रॉफिट मिलता है वही बटेगा। तो हम, वो सामने वाला पार्टनर कहेगा मेरे को तो सैलरी चाहिए, तो तुम बोलोगे कि डीड में देख हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि अगर कोई कितना भी काम करे सैलरी नहीं मिलेगा, तो पढ़ ले, आंख से देख, इसमें लिखा है। तो झगड़ा, झगड़ा खत्म। क्यों? क्योंकि सामने वाला चुप, हाँ यार लिखा तो था, और उस वक्त मैंने एग्री भी किया था। तो सेटल करता है झगड़ों को। और साथ में एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे काम आएगा। मान लो हमारे पार्टनर ने हम पे केस कर दिया कि ये मेरे को शेयर कम दे रहा है मुनाफे में, बिजनेस में अपना 6 हिस्सा, 10 में से 6 हिस्सा खुद रख रहा है, 4 हिस्से मुझे दे रहा है, यानी 40% मुनाफा मेरा और 60% खुद रख ले रहा है, और तुमने, उसने जाकर केस कर दिया हमारे ऊपर। तो हम जाकर उसको बोल देंगे, कोर्ट में चैलेंज कर देंगे कि सर जज साहब ये देखिए हमारा डीड, उसमें लिखा था 6:4 का रेशियो होगा, 60 है ना, और ये पलट रहा है अपनी बात से अब। तो जज कहेगा हाँ भाई रेशियो तो पहले ही तय हो गया था, काम आया ना कोर्ट में, डीड काम आई ना, इसीलिए डीड बना लेना चाहिए। और बिजनेस करने तक, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलकर, पार्टनरशिप डीड पहले बना लेना। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है थ्योरेटिकल, ये आगे चल के तुम्हें बहुत काम देगा। और सच में झगड़े होते हैं, इसलिए इन्हें तैयार किया जाता है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डिस्प्यूट नहीं होता, और एविडेंस हो जाते हैं, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे काम आते हैं। आगे पार्टनरशिप डीड जो हमने भरा, जो इतना बड़ा डीड था, फॉर्म था, उसमें क्या क्या लिखा होता है मैंने पहले आपको बता दिया, बस अब रीड करने वाली बात रह गई है अब, ठीक है। देखो, एक तो डिस्क्रिप्शन होता है पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। ये लाइन बार बार रिपीट हो गई, इसको हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ,
पार्टनर की डिटेल, डिस्क्रिप्शन मतलब पूरी पार्टनर्स की डिटेल, डिटेल पूरी कंप्लीट डिटेल होती है पार्टनर्स की यहाँ पर। ठीक है, आगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, ये लाइन हटा ही दो बच्चों। अगला है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ चल रहा है, बिजनेस का प्लेस कहाँ पर है, बिजनेस का नेचर क्या है, क्या काम है, काम क्या है बिजनेस का, बिजनेस क्या काम कर रहा है, बिजनेस का काम क्या है, क्या करने वाले हो, क्या बेचने वाले हो, क्या सर्विस देने वाले हो, कुछ तो करोगे बिजनेस में ना, वो लिखो। बिजनेस का काम लिखो। बिजनेस पार्टनरशिप कब से स्टार्ट करनी है, ये जो डीड बना रहे हो कब से शुरू करनी है, आज से, कल से, परसों से, जब से शुरू करनी है बता देना। ठीक है, उसमें लिखना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, मतलब आपने कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर, क्या इंटरेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो बताओ। आप अगर कल को अगर कल को अगर कल को कोई बंदा हमसे पैसे निकालता है अपने पर्सनल काम के लिए, ड्राइंग करता है, क्या उस केस में ब्याज लगेगा नहीं लगेगा ये तय कर लो। ठीक है, क्या सैलरी, क्या बोनस, क्या कमीशन दिया जाएगा, कोई पार्टनर काम कर रहा है उसको कमीशन देने के बाद, सैलरी देने के बाद, बोनस देने के बाद देना है नहीं देना वो लिखो। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ ये भी तय कर लेना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, या तो रेट पहले ही तय कर लो कि कितना चाहिए, अभी लिख लो लगे हाथ, 20% लिख दो। तो कल को कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा ना तो 20% मांग लेगा, तुम कहोगे कि नहीं देंगे तो दिखा देगा वो आपकी पर डीड के, देख लिखा है ले रेट, यही मेंशन करो। सैलरी, पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन सब पहले से तय रहेगा तो आसानी रहेगी। बच्चों इनमें से बहुत सारी जो टर्म्स है ना हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक पार्टनर ना कई बार क्या करते हैं, अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग लेते हैं, कई बार वो पैसा निकालते हैं तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर देती है, कई बार सैलरी, बोनस, कमीशन मांग लेते हैं पार्टनर, और लोन देंगे तो इंटरेस्ट तो मांगेंगे ही मांगेंगे, नहीं दोगे तो 6% तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग तो मिल ही जाना उसको। तो ये सब डीड में मेंशन होता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको रेडी रखना, 2 से 3 नंबर में कभी कभी मार्क्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होना हो नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, बट है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशन, पार्टनर की एक लिमिटेशन भी है। तो पार्टनर्स की लिमिटेशन क्या है, देखो, इफ पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, मान लो कोई पार्टनर कंपटीशन में आ गया विद द फर्म, फर्म के साथ, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। मान लीजिए हमारी एक फर्म है, इसका एग्जांपल बहुत प्यारी से समझना बच्चों। मान लीजिए ये फर्म है, ये 2 पार्टनर है, एक ये है, राजू है और ताजू है, राजू ताजू 2 लोग हो गए। अब क्या कर रहा है जो राजू, राजू बिजनेस तो कर रहा है, इसको बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ, किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, ये बंदा कहीं गया, इसको बिना बताया गया, और जाके इसने वहां पर अपनी खुद की एक शॉप डाल दी। मान लो ये ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या बेचती है इनका फर्म, मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है इनकी फर्म, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, इसका बिजनेस करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, ये साइड में जाकर वही प्रोडक्ट बेच रहा है। मान लो ये गली नंबर, मान लो किसी मार्केट की, कोई मार्केट है, उस मार्केट की गली नंबर 1 में ये फर्म चलती है। ये बंदा ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा पता है क्या कर रहा है, ये करेक्ट 3 4 गली आगे जाकर गली नंबर 5 में बिजनेस कर रहा है अपना, काम करा सो करा, कमा भी लिए पैसे, 50,000 रुपये कमा भी लिए, और विदाउट कंसेंट। बेचारे ताजू को बताया भी नहीं, ताजू बेचारा सीधा साधा इंसान। आजकल लोग बहुत बेकार है यार, बहुत बेकार, बिजनेस लाइन में भी हो चाहे किसी भी लाइन में हो, है ना, लोग सही नहीं है अब। तो जो राजू है वो साइड बिजनेस करके पैसे कमा लिए, बट प्रोडक्ट कौन सा यूज कर रहा है, फर्म वाले, फर्म जैसे प्रोडक्ट है, चाहे चाहे फर्म के ही क्यों ना हो या फर्म कहीं और से खरीदे हो, बट प्रोडक्ट तो वही सेम है। गद्दारी कर रहा है ना, तो ताजू कहेगा इसको कि गद्दार, तूने इतना गलत काम किया, अब एक काम कर, अब मैं तुझे समझाता हूँ, तुझे ये सारा मुनाफा लाके हमें वापस देना होगा। ताजू कहेगा बे ये क्या बात होती है, ताजू कहेगा ऐसे ही होता है, यहाँ ऐसा ही होता है भाई। अगर किसी पार्टनर ने एज ए कंपटीशन जाकर कुछ कमा लिया फर्म के खिलाफ और कंसेंट भी नहीं किया अदर पार्टनर से, कुछ कमाया, कुछ प्रॉफिट क्या गया,
कमाया अगर फ्रॉम सच बिजनेस, तो आपको उस प्रॉफिट को शैल बी पेड टू द फर्म, आपको वापस दे देना होगा। अब बेचारा ये जो है ये सोचेगा, इतनी मेहनत करी मैंने, पूरी जी जान लगन से चोरी कर करके पैसा कमाने की कोशिश करी, सारा पैसा फर्म ने रख लिया। अब वही पैसा दोनों बराबर बट जाएगा। अगर रेशियो इक्वल हुआ तो क्या फायदा है ऐसे काम करने के। एथिक्स में चलिए, तो अगर किसी पार्टनर ने कंसेंट के बिना बाहर जाकर कुछ कमाने की कोशिश करी तो सारा पैसा दूसरा पार्टनर रख लेगा। अगला, इफ ए पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म, यानी बिजनेस की कोई ट्रांजेक्शन यूज करिए, या यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, या बिजनेस के कोई बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन या बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस के किसी कनेक्शन के थ्रू आपने क्या करने की कोशिश करी है, कोई प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी है, उस प्रॉफिट को आपको उस प्रॉफिट को आपको शैल बी पेड टू दी फर्म, वो आपको ले जाकर उसको कहाँ दे देना होगा, उस प्रॉफिट को फर्म को वापस आपको क्या कर देना है, आपको उस प्रॉफिट को जाके, ठीक है, आपको वो ले जाकर क्या करना है, फर्म को वापस ले जाकर दे देना है, उस पूरे प्रॉफिट को फर्म को ले जाकर। अगर आपने बिजनेस की कोई एसेट यूज करी है, मान लो एक कार थी बिजनेस में खड़ी पड़ी थी पार्किंग एरिया में, आप तेज चले आपने जाकर ओला में लगा दी, एक दिन दूसरा पार्टनर आकर कहता है भाई कार किधर गई, एक महीने से नजर नहीं आ रही है, दूसरा वाला कहता है यार वो घर पे पड़ी थी, है ना। तो एक दिन कहा अच्छा चलो कोई नहीं किसी काम से ले गया होगा, एक दिन भाई अगला ओला बुक कर रहा है एक पार्टनर आने के लिए ऑफिस, और जो कार आके खड़ी हुई ना वो उसी की गाड़ी थी फर्म की। वो बैठ के फर्म तक तो पहुंचेगा, फिर सबसे ज्यादा दूसरे वाले पार्टनर को सुनाएगा, किससे पूछ के तूने ओला में लगाई, चल लगाई से लगाई कितना कमाया, वो वाला कहेगा भाई लाख रुपए तो कमा लिए, तो कह रहा चला फर्म को वापस दे। तो कोई फायदा नहीं है, फर्म की अगर कोई प्रॉपर्टी यूज करी, कोई बिजनेस कनेक्शन से आपने कोई डील फाइनल करी, आपको सारा मुनाफा वापस फर्म को देना होगा, ये आपकी लिमिटेशन है, आपको करना पड़ेगा। अगला, हाँ, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग देन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तुमने एग्रीमेंट नहीं कर रखा, दो पार्टनर ने एग्रीमेंट नहीं कर रखा, तब भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, एक पार्टनर ने क्या दिया, फर्म को दिया लोन, फर्म को दिया फर्म को दिया लोन, डीड तो साइन नहीं करी, फर्म कह रही है मैं तुझे ब्याज नहीं दूंगी, तूने डीड में मेंशन ही नहीं करा, कुछ तो यहीं लिखा ही नहीं कि तू अगर लोन देगा तो हम तुझे कितना ब्याज देंगे, तो ये बोलेगा मैं समझदार हूँ पढ़ा लिखा हूँ मुझे पता है, अगर डीड नहीं भी बनाई है हमने, पहले से नहीं तय करा है। मेरा जो दूसरा पार्टनर है ना, दूसरा पार्टनर वो कह रहा है अरे भाई तूने तो डीड में लिखा ही नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ लिखा ही नहीं डीड में, तेरे को ब्याज नहीं देंगे हम, तो कहेगा कोई बात नहीं डीड नहीं है भाई, इंडियन पार्टनरशिप 1932 अप्लाई होगा। हाँ, और याद रखियो उसके तहत क्या क्या होने वाला है ना, वो समझ ले तू, ठीक है। मान लीजिए ये रोहित है, और ये रोहित पता है किसको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है इसको, मोहित को, कि रे मोहित क्या सोच रहा है कि ब्याज नहीं मिलेगा, तू देख अभी क्या क्या मिलेगा, मतलब अगर डीड में वैसे ये सब चीजें मेंशन कर देनी होती है, सैलरी बोनस आईओसी ड्राइंग जितना करना है नहीं करना है, लेना है नहीं लेना है, पैसा देना, तो वो सब लिख लो। पर अगर नहीं है तब ये डीड कैसे हेल्प करेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैसे हेल्प करेगा। देखो अगर आपने डीड नहीं बनाया तो एक्ट जो 32 कहता है भाई फिर तो आपको आईओसी नहीं मिल सकता, फिर आईओसी नहीं मिलेगा भाई, सॉरी आईओसी नहीं मिल सकता फिर। अच्छा सर, मतलब कोई पार्टनर इंटरेस्ट अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मांग सकता, बिल्कुल नहीं मांग सकता, डीड में लिख देते या तो पहले। सर ड्राइंग करिए, क्या फर्म मांग सकती है ना, जब तुम फर्म तुमको ब्याज नहीं दे सकती, फर्म तुमसे इंटरेस्ट भी नहीं ले सकती। सर पीएसआर क्या होगा, इक्वल, अगर हमने ये लिखना भूल गए, हम लिखना भूल गए, ये कह रहा ये हमने सिर्फ पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, नो डीड, इन दोनों ने कोई डीड ही नहीं बनाई है, ये कह रहा है कि तू 2 रखेगा मैं 8 रेशियो रखूंगा, तो कह रहा चैंप मत बन, लीड नहीं है ना 32 के तहत ना, इक्वल इक्वल बढ़ता मुनाफा, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, तो इक्वली बांटेंगे मुनाफा हम सब। आगे, सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आईयूएल बाई फर्म और आईयूएल टू फर्म, ठीक है, अगर फर्म ने लोन दिया है
ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर फर्म ने लोन दिया है, अगर फर्म ने लोन दिया है, आईयूएल बाई फर्म, तो फर्म लोन का ब्याज नहीं ले सकती। बट टू फर्म, अगर हमने फर्म को लोन दिया है, ये वाला जो केस है ना बच्चों, ये वो वाला केस है, आईयूएल टू फर्म, को लिख लेना। एक मिनट रुक जाए, पीला लगा। ठीक है, आईयूएल टू फर्म में हमने लोन दिया है फर्म को, तब उस केस में कम से कम 6% ब्याज फर्म हमें पे करेगी, अगर डीड नहीं है तो भी। और फर्म ने अगर हमें लोन दिया, बाई फर्म, उसने हमें लोन दिया, ठीक है, तो हम उसको कुछ नहीं देंगे। डीड अगर नहीं है तो हम फर्म को 1 रुपया नहीं देंगे, ढीला नहीं थमाएंगे उसको। बट आईयूएल टू फर्म, अगर हमने फर्म को लोन दिया और डीड नहीं है, तब तो 6% कायदे से हमें ब्याज मिलेगा। तो इस मामले में हमारी एक्ट ने इस बेचारे पार्टनर की हेल्प कर रखी है कि अगर डीड नहीं भी है और तूने लोन दिया तो फर्म तुझे 6% ब्याज देगी, और डीड नहीं है और फर्म ने तुझे लोन दिया तो फर्म तेरे से चवन्नी नहीं वसूल पाएगी, मुंह ताकते रह जाएंगे दूसरे पार्टनर। तो जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अगर डीड, या तो पहले से डीड कर लो भाई, डीड में सब मेंशन कर लो, आईओसी दो, ड्राइंग पे चार्ज करो, रेशियो अपने हिसाब से बना लो, सैलरी बोनस कमीशन ले लो, सारे रेट तय कर लो। बट अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो फिर एक्ट के हिसाब से रेशियो तो इक्वल हो जाएंगे, बाकी सब मिलना नहीं। और अगर मान लो किसी पार्टनर ने हमको लोन दे भी दिया तो 6% का ब्याज हमको पार्टनर को देना पड़ेगा। मुझे इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। जब हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है और डीड नहीं होती है, तो कोई आईओसी नहीं मिलता, आईओडी चार्ज नहीं होता, रेशियो इक्वल हो जाते हैं, सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलता, फर्म इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती है। हाँ, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म को उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, यानी फर्म ने, ठीक है। तो यहां तक की तो बच्चों बात हो गई क्लियर। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम सब। ठीक है, मैं अब आपको कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझाता हूँ, और चार्ज अगेंस्ट कुछ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अब आइए एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक तो होता है हमारा कुछ खर्चे ऐसे हैं जो होते हैं कंपलसरी नेचर के। आइए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक फर्म है, ठीक है, क्या है ये है फर्म, ये फर्म है। फर्म के मैं कुछ खर्चे लिख रहा हूँ बच्चों। रेंट भरना है, बहुत ध्यान समझना। मैनेजर कमीशन मांग रहा है, मैनेजर कमीशन मांग रहा है, ठीक है, रेंट देना है, मैनेजर को कमीशन देना है, ठीक है, और रेंट हो गया, मैनेजर, हाँ, आईयूएल टू पार्टनर, एक मिनट रुको, आईयूएल टू फर्म, ठीक है। इस केस में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, पार्टनर ब्याज मांग रहा है, ये वही ब्याज है, ठीक है। एक खर्चे ये, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर बोनस, फिर कमीशन, फिर कमीशन, ठीक है, सैलरी बोनस कमीशन सब आ जाता है। कुछ खर्चे ये भी हैं, कुछ खर्चे ये भी हैं। अब हमारी फर्म कंफ्यूज है, किसको पहले पैसा दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। देखो, इनमें से मेरे प्यारे बच्चों जो कुछ खर्चे हैं ना, वो कंपलसरी नेचर के हैं, ये कंपलसरी टू पे है। क्यों सर?
रेंट जरूरी कंपलसरी है देना? अरे खाली करवा देगा भाई लैंडलॉर्ड। सर मैनेजर को कमीशन, अरे मैनेजर तुम्हारा पार्टनर लग रहा है, काम करता है, कमीशन मांग रहा है, दो देना पड़ेगा। भैया सर पार्टनर ने लोन दिया, उसको ब्याज देना जरूरी है, वो तो फर्म का मेंबर है। अरे भाई वो मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि बिजनेस में पार्टनरशिप अलग है। अभी वो बिजनेस करने निकला है ना, तो उसने लोन दिया फर्म को, तो उसने क्या बोला थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बोला, अगर वो तुमको लोन नहीं देता तो बैंक में देता या कहीं किसी को ब्याज पे देता, पैसे तो कमाता ना वहां से। भाई वो तुमसे लोन का इंटरेस्ट लेके रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं, उसको कहेगा ब्याज चाहिए। पार्टनर ब्याज मांगेगा, पार्टनर अपना ब्याज, अपना ब्याज लेकर रहेगा। वो कहेगा भाई मेरे को मेरा ब्याज चाहिए, बात खत्म। अपने को अपना ब्याज चाहिए। तो ये सब कंपलसरी खर्चे हुए। ये जो खर्चे होते हैं ना बच्चों, ये वाले, इन्हें हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। मतलब मतलब साफ है, हम कह रही है इनको तो पे करेंगे, अगर पैसा बचा तो देंगे, और नहीं बचा तो नहीं देंगे। पैसा बचा, अगर एंड में पैसा बचा तो मिलेगा, पैसा नहीं है नहीं मिलेगा। ये होता है अप्रोप्रिएशन। अच्छा सर ये खर्चे कंपलसरी हैं और वो खर्चे हमारे कंपलसरी नहीं है सब, क्योंकि आईओसी पार्टनर को देना है, सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर का है। ये पार्टनर का बोनस है, पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन, ये पार्टनर का है बच्चों, समझ में? मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्टनर का, ये सब पार्टनर को देना था। ठीक है, और ये सब पार्टनर नहीं है सब, ये भी पार्टनर का ही है, बट लोन का पैसा ब्याज तो देना पड़ेगा आपको उसको। मैनेजर बाहरी होता है और लैंडलॉर्ड को किराया देना होता है, ये भी बाहरी बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे, ये एक एक्सपेंस है। पहली बात तो देखते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। कुछ खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ को इधर कुछ को उधर। अब देखते हैं वो कौन से खर्चे जो इधर आते हैं, वो और कौन से खर्चे हैं वो जो उधर जाते हैं। देखो ये जो खर्चे हैं, ये एक तरह के एक्सपेंस है, वो भी कंपलसरी वाले। ये समझ लो प्रॉफिट बांटना है हमें पार्टनर को, एक तरीके से ऐसा होता है कुछ। इसको प्रॉफिट, ये जो खर्चे होते हैं इन्हें हम डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि खर्चा तो डेबिट साइड जाएगा। इसे लिखते हैं पिनल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के डेबिट साइड में। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो इसको पता है कहाँ लिखेंगे, इसके लिए एक अलग खाता बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट बच्चों? अब दोनों, क्योंकि खर्चा ये भी खर्चा वो भी जाएंगे तो दोनों डेबिट के अंदर, दोनों के डेबिट के अंदर जाएंगे, तो जाएंगे दोनों डेबिट में। बस यहाँ पिनल, वहां पे पिनल एप्रोप्रिएशन। मैं नाम लिख रहा हूँ, मैं नाम लिख रहा हूँ उन खर्चों के। रेंट पे करना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है ना, उसको ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, उसे ब्याज देना है। ठीक है, इसको यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, मतलब पार्टनर ने लोन दिया है उसे ब्याज देना है। बाई पार्टनर, बाई पार्टनर, बाई पार्टनर मतलब पार्टनर ने लोन दिया है, टू पार्टनर मतलब हमने उसको लोन दिया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाई पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है, हम उसको ब्याज दे रहे हैं। ओके चैम्प, अब देखो आ जाओ इधर देखो। रेंट देना हो, पार्टनर को इंटरेस्ट देना हो, मैनेजर को कमीशन देनी हो, ये सारे खर्चे, ये सारे खर्चे आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये सब कंपलसरी खर्चे हैं भाई। आगे, पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन देना है, पार्टनर इंटरेस्ट मांग रहे हैं अपनी कैपिटल पर,
ये तो अप्रोप्रिएशन वाले खर्चे हैं, होगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। तो एक होते हैं कुछ खर्चे होते हैं चार्ज, उन्हें बोलते हैं जो कंपलसरी नेचर के होते हैं। ठीक है, कुछ खर्चे होते हैं कि अगर बिजनेस कमाता है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये डिफरेंस क्लियर हुए होंगे थोड़े बहुत, दोनों के डिफरेंस समझ में आए ना। तो कुछ खर्चे हमारे कंपलसरी हैं, जैसे मैंने आपको 3 खर्चों के नाम लिखवा दिए यहाँ पर। जैसे आपका क्या क्या खर्चा था, एक बार कॉपी में लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को लिख लेना। रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट लोन में पार्टनर, ये कंपलसरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये कंपलसरी नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन है, होगा तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। कुछ केसेस में हमको देखने को मिलेगा ये भी कभी कभी कंपलसरी नेचर के बन जाते हैं, अगर डीड में लिखा है, डीड में अगर मेंशन कर दिया ना कि इसे पे करना ही करना है, तब तो ये इस कैटेगरी में उठ के आ जाएगा। और जो कंपलसरी नेचर के खर्चे होते हैं उसके लिए कौन सा खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, मुनाफा होगा तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, जितना होगा उतना भी मिल जाएगा, वो बांट देंगे हम। तो डिफरेंस क्लियर हुआ बच्चों। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और मैनेजर कमीशन, ये कंपलसरी खर्चे हैं। बाकी जितने ये खर्चे हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब हमारे होते हैं अप्रोप्रिएशन नेचर के, ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मुनाफे के अकॉर्डिंग होगा, मुनाफा मुनाफा अगर अच्छा होगा तो मिल जाएगा ये, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का मुनाफा ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये खर्चे इस पर निर्भर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो थ्योरी पोर्शन हुआ वो कंप्लीट, अब थोड़ा थोड़ा हम न्यूमेरिकल्स की ओर धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इस केस में क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए ये हमारा पार्टनर है और ये है फर्म, ये है फर्म। लोन बाय पार्टनर, यानी पार्टनर ने लोन दिया है, लोन दिया है, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। फर्म क्या करेगी बच्चों, इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। इसने लोन दिया है, फर्म अब ब्याज देगी। ठीक है, तो ये काम कैसे होता है, मैं आपको पहले जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारी जो फर्म जो बुक्स मेंटेन करने वाली है, देखो पार्टनर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, सब फर्म के अकॉर्डिंग चलता है, फर्म सारी बुक्स मेंटेन करती है। तो पहली जो एंट्री होने वाली है वो किस चीज की होने वाली है, वो होने वाली है हमारी पैसा रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई पार्टनर अकाउंट। मतलब सर ये क्या, सर ये क्या है, ये नाम क्या है, नेम ऑफ पार्टनर, जिस पार्टनर ने नाम, नेम ऑफ, जिसने भी लोन दिया है ना उसका नाम लिख देना। तो क्या लिख देना है बच्चों आपको, उसका नाम लिख देना है यहाँ पर, बीइंग लोन अमाउंट रिसीव। हमको लोन का अमाउंट रिसीव हो गया, हम मतलब कौन, फर्म यहाँ पर रिसीव कर रही है पैसा, तो फर्म को बैंक में पैसा, क्योंकि एसेट्स आता है तो डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि एसेट्स बढ़ी, बैंक में पैसा आया तो एसेट बढ़ी तो डेबिट। लोन एक लायबिलिटी है, पार्टनर ने पैसा दिया है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी कहाँ क्रेडिट होती है, क्रेडिट में जाती है। ठीक है, लायबिलिटी कहाँ जाती है, क्रेडिट में, और जो एसेट बढ़ता है तो वो कहाँ बढ़ता है, डेबिट में। ठीक है बच्चों, दूसरा, दूसरा क्या है, अब हम इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट और लोन बाई पार्टनर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन, आईओएल का मतलब है इंटरेस्ट और लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाई पार्टनर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ब्याज ड्यू हुआ है। समझना, ये ब्याज खर्चा है, क्या है ये खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए क्या कर रहे हैं इसको, तो डेबिट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, हमने एक लोन अकाउंट ओपन किया है पार्टनर का, अभी अभी एक लोन अकाउंट ओपन किया है पार्टनर का, और उस लोन में हम दो चीज मेंशन करेंगे, एक जो पैसा उसने दिया उस पैसे को मेंशन करेंगे, और जितना ब्याज बनता है उस पार्टनर का वो ब्याज भी वहां मेंशन करेंगे। अभी मैं एक लोन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, उस लोन में जिस पार्टनर ने हमें लोन दिया है, यहाँ नेम ऑफ उस पार्टनर का नाम आएगा, तो सारा पैसा भी वहां शो करेंगे और ब्याज भी शो करेंगे, ब्याज खर्चा है। ठीक है, अब तीसरी एंट्री क्या बनती है वो देखते हैं।
तीसरी होती है कि या तो आप पेमेंट करने जा रहे हो ब्याज की भी और थोड़े प्रिंसिपल की भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लोन को ही डेबिट कर दो, लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने पेमेंट करी तो, आपने पेमेंट करी तो बैंक बैंक आईयूएल एंड प्रिंसिपल पेड या अमाउंट पेड, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर पेमेंट की एंट्री, ठीक है, तो लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट। अब पैसा खाली हो रहा है टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो हमारा जो बैंक हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। हम्म, बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। पहले पैसा आया, फिर ब्याज की एंट्री, उसके बाद हमने पैसे देने की एंट्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट एंट्री, जो भी ब्याज लगा है, जो भी फर्म को देना पड़ा है ब्याज, ठीक है, उन सबको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके सर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर बीइंग आईओएल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। हमने इस आईओएल के खर्चे को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल अकाउंट में। अब मैं आपको ना एक कंफ्यूजन हटाने के लिए एक बात समझाता हूँ, मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं। दो नाम है यहाँ पर, आईओएल बाई पार्टनर अकाउंट, एक वर्ड तो ये है, ठीक है, और आईओएल लोन बाई पार्टनर, एक ये है। तो पहले दोनों में डिफरेंस समझाओ। हम बड़े कंफ्यूज होते हैं वर्ड्स में, सबसे ज्यादा बच्चे इसके वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, कि वर्डिंग उन्हें समझ में नहीं आती। देखो, ये तो हो गया ब्याज, ठीक है, और ये हुआ प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन दिया गया है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सर। बाई पार्टनर इसलिए लिखा है क्योंकि पार्टनर ने पैसे दिए हैं, ठीक है। किसने, पार्टनर ने पैसे हमको दिए हैं। जैसे लिखता हूं ना बच्चों, कभी कभी वैसे ही लिखा करो एज इट इज, समझने के लिए, ताकि चीजें क्लियर रहे, क्लियर एंड कट रहे। तो जब उसने लोन दिया था तो ब्याज भी उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो आईओएल बाई पार्टनर का मतलब यहां पर हो गया कि अब आईओएल मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब हमें ब्याज देना है पार्टनर को, तो ये खर्चा हुआ, वो लोन हुआ। तो लोन में लोन बाई पार्टनर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट, वहां का मतलब है कि वो लोन की बात कर रहा है, यहाँ पर हम ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए सर, पहले पैसा मिला, फिर ब्याज को ट्रांसफर किया लोन के। पहले ब्याज जो अमाउंट था वो तो हमें मिल गया, पर उस अमाउंट को हमने लोन में खाते में भी शो किया और साथ में उस ब्याज को भी शो करा। बाद में हमने थोड़ी पेमेंट भी करी है, और फिर जो कुछ खर्चा था उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए मैं एक लोन अकाउंट बना के दिखाता हूँ। लोन बाई पार्टनर अकाउंट, ये बनता कैसे लोन अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। सर आप बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हो, आओ समझते हैं बात को। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इधर देखो, बैंक अकाउंट विल डेबिट टू लोन बाई पार्टनर अकाउंट। तो बैंक डेबिट है, लोन बाई पार्टनर अकाउंट क्रेडिट है, यानी कि लोन बाई पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आपको जनरल एंट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद होगा बच्चों, हम अपोजिट वाले का नाम यूज करते हैं। लोन बाई पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, ठीक है, तो उसके क्रेडिट में जाना है, कहाँ जाना है, क्रेडिट में जाना है, और अपोजिट नाम कौन सा यूज करना है, बैंक। हमने वही किया है, हम क्रेडिट में गए, क्रेडिट साइड गए, और वहां पे क्या लिखा, बैंक। अब आगे आ जाओ, फिर इधर देखो, फिर जो इंटरेस्ट है वो भी उसके क्रेडिट साइड में शो करना है। देखो फिर से लोन बाई पार्टनर अकाउंट, लोन बाई पार्टनर अकाउंट, और जो ब्याज है उसके क्रेडिट साइड में क्या करना है, उस ब्याज को जाकर शो करना है। आओ ब्याज शो करते हैं, भाई इंटरेस्ट लोन बाई पार्टनर अकाउंट, लो ये दोनों शो हो गया। अब आगे एक और स्टेप पीछे, अब चाहो
तो लोन बाई पार्टनर अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो, ब्याज और प्रिंसिपल दोनों। ठीक है, दोनों अमाउंट एक साथ चुकता कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, दोनों अमाउंट को आप क्या कर सकते हो, जैसे क्रेडिट हुए थे यहाँ पर ये डेबिट भी हो रहे हैं। देखो क्रेडिट इसलिए हो रहे थे क्योंकि बढ़ रहा था, पैसे लिए थे तब ये खाता बढ़ा, ब्याज चढ़ा हमारे फर्म के ऊपर तो ये बढ़ा। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब हम पेमेंट कर दे रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट में बढ़ रहा था, डेबिट में क्या हो गया, लायबिलिटी, लायबिलिटी डेबिट में कम हो गई है, डेबिट में कम हो गई है, लायबिलिटी डेबिट में कम हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें लोन बाय पार्टनर अकाउंट के डेबिट में जाना है, डेबिट साइड जाना है। ठीक है, और अपोजिट नाम बैंक है। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे, टू, ठीक है, टू बैंक करके हम क्या करेंगे, पे, पेड, हम पैसे दे देंगे। यहाँ कर्जा चढ़ा, यहाँ उधारी चढ़ी, फिर ब्याज चढ़ा। हम बता रही है, पहले तो पार्टनर ने पैसे दिए तो पैसा आया तो यहाँ शो किया, फिर ब्याज भी लगा उसके ऊपर, ब्याज शो हुआ, उधारी बढ़ रही है। ये एक लायबिलिटी अकाउंट है, ये यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से ये खाता बढ़ेगा, और यहाँ से उधारी हमारी क्या हो जाएगी, कम कम कब से होगी, जब आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद या तो बैलेंस फिगर में जीरो बचेगा, या थोड़ा बहुत बैलेंस रह जाएगा। अगर आपने सारा पैसा निपटा दिया यहाँ पेपर करके, प्रिंसिपल भी दे दिया, ब्याज भी भर दिया, तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत दिया तो अमाउंट पेंडिंग रह जाएगा, तो बैलेंस शीट ही आ जाएगा। तो ये लोन बाई पार्टनर अकाउंट हो गया मेरे बच्चों एक। ठीक है, आइए इसका एक एग्जांपल करके इस टॉपिक को करते हैं फिनिश। ये इसका एक एग्जांपल है। एक्स एक पार्टनर है, वो लोन दे रहा है 1 लाख रुपए का फर्म को 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, और पार्टनर ने डीड में ही लिखा है, पार्टनरशिप डीड में पहले लिख चुका गया है, पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दिया गया है कि 24% ब्याज पार्टनर लेगा। और अगर नहीं होता तो सर आपने बताया ना 6%, 6% का वसूल हमें याद है, अभी भी हम याद करके चल रहे हैं सर। तो बच्चों कहीं पेमेंट की बात हुई है कि ब्याज या प्रिंसिपल पे करना है, नहीं हुई है ना। तो आओ क्वेश्चन सिंपल है, करते हैं खत्म। अभी मैंने आपको, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ये केस करा है, फर्म पार्टनर को देगी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई, पार्टनर नहीं लिखूंगा, नाम पता है इस बार, नाम एक्स है उसका, एक्स अकाउंट। ठीक है, ठीक है, कितना रुपया, 1 लाख रुपया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, मैं भी नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप समझदार हो, लिख लेना इसके अंदर, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टनर एक्स। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, छोड़ो, ये आदत लग जाती है बच्चों की, बताए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर एक्स। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, ब्याज देते हैं, ब्याज की कैलकुलेशन कर ले, आओ, आ जाओ, चलो ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट, ठीक है, कितने का लोन था, 1 लाख का, ब्याज कितने की बात कर रही है, 24%, पर एनम, ये पर एनम वर्ड लगाए। अभी देखना, कुछ केस में पर एनम वर्ड मैं गायब कर दूंगा। पर एनम की बहुत महत्वता होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एनम वर्ड। अभी एक केस कराएंगे इसमें पर एनम वर्ड नहीं होगा, फिर वहां पे देखना क्या हम कैसे उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो 1 लाख पे 24%, और लोन कब दिया गया, 1 जुलाई। अब 1 जुलाई से आपको पता है हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है, हमारा अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है सर, ये पूरे 12 महीने का होता है। और अभी जो लोन दिया गया जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 9 मंथ, जुलाई से बनते हैं 9 मंथ, तो 9/12, फिर समझ लो, 1 जुलाई की डेट है, 1 जुलाई की डेट है, 24 की एंड होगा 31 मार्च, मार्च में। ठीक है, अब जुलाई से मार्च के बीच में बनते हैं 9 मंथ, कितने मंथ, 9 मंथ बनते हैं, 9 मंथ बनते हैं, कितने मंथ, 9 मंथ, 1 जुलाई से 31 मार्च में 9 मंथ बनते हैं, तो मल्टीप्लाई करें 9 अपन में 12। तो देखते हैं कितना अमाउंट आता है, ये आ रहा है 18,000।
अगर क्रॉस वेरीफाई करके चेक करके बताना बच्चों कमेंट में कि सही है कि नहीं है, ठीक है ना, सबने निकाला कि नहीं। तो अभी इंटरेस्ट का लगाएंगे। IUL बाई, पार्टनर का नाम बताओ। पार्टनर अकाउंट लिख सकता हूँ पर नाम बताओ। IUL बाई एक्स अकाउंट टू, ये ब्याज का पैसा भी कहाँ जाएगा, उसी के खाते में जाएगा। कहाँ जाएगा, उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे, उसके खाते में, ठीक है। टू लोन बाई एक्स अकाउंट, IUL बाई एक्स अकाउंट टू लोन बाई एक्स। नाम पता है, नाम पता है, पहले पार्टनर लिखते थे, यहाँ पर पार्टनर वहां पार्टनर, पार्टनर नहीं लिख, देखो यहाँ पे भी हमने नाम लिखा है एक्स, उसका नाम एक्स है, ठीक है। तो ब्याज कितना बनता है, सर ब्याज बनता है 18,000। कितना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ब्याज हुआ है ड्यू, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अभी इस पे तीसरी एंट्री और है। अब इस ब्याज को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, टू टू ब्याज का नाम IUL बाई एक्स अकाउंट। कितना ब्याज था, 18,000 रुपये। कितना ब्याज था, 18,000 रुपये। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। लोन अकाउंट बनाना चाहते हो बच्चों, बनाए, और लोन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले पैसे मिल गए, ब्याज लगा दिया, ब्याज को पिन में ट्रांसफर कर दिया। पेमेंट की एंट्री नहीं थी वरना अभी पेमेंट की भी एंट्री कर देता। आइए लोन अकाउंट बनाते हैं। लोन बाई एक्स अकाउंट, ठीक है। बाई बैंक करके कितने रुपए मिले थे, सर बाई बैंक करके 1 लाख। फिर IOL बाई एक्स, कितना ब्याज चढ़ा था, 12,000 सर, ठीक है। पेमेंट हुआ नहीं, पेमेंट कुछ नहीं हुआ, तो सारा पैसा कहाँ जाएगा बच्चों, सर कैरी डाउन में आ जाएगा, 1,18,000। समझ में आया कि नहीं बच्चों, आया। जबरदस्त क्वेश्चन था। इसका एक भाई और है, उसको भी निपटाते हैं। देखो, मैंने कहा था ना मैं पर एनम वर्ड में गेम खेलूंगा। मैं लिख देता हूँ, इफ पर एनम इज नॉट गिवन, अगर ना हो तो। ये देखो इंटरेस्ट के बाजू में लिखा है, नहीं लिखा है बच्चों, दिख रहा है, नो पर एनम नहीं मेंशन है। जब भी ये वर्ड ना दो, ना दिया करे, टाइम इज नॉट कंसिडर्ड। टाइम इज नॉट कंसिडर्ड, हम समय को कंसिडर नहीं करेंगे। अब इस चीज को समझते हैं, आइए। सबसे पहले हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। एक फर्म है जिसने लोन लिया है फ्रॉम पार्टनर श्याम से, 3 लाख का लोन है, 1 अगस्त को लिया गया है। चेक करना बच्चों, 1 अगस्त से 31 मार्च कितना बनता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। सर ये तो 8 मंथ बनते हैं, हमने कैलकुलेट किया, हमने देखा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 8 महीने बन रहे हैं, है ना, हमने सर काउंट कर लिया 8 महीने बन रहे हैं। 10% ब्याज की बात हो रही है पर एनम वर्ड नहीं लगाया सर। तो पहले मैं आपको ना वर्किंग नोट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ब्याज की एंट्री देखो, इंटरेस्ट लोन कितना लगेगा, 3 लाख का लोन है, कितने परसेंट ब्याज है, 10% ब्याज है। तो सर हमने गिन के बैठे हैं 8 महीने, बेटा गिन के तो बैठे हो, पर एनम वर्ड ना होने की वजह से अब इसे ना हटा दो, अब ये हमारे किसी काम का नहीं। अब 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 ये किसी काम का नहीं, काम का नहीं। मैं देखो लिखवाते चलता हूँ ना इसलिए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, किसी काम का नहीं है। क्यों, टाइम मैटर खत्म है इसमें। तो सर वो जो दूसरा वाला बॉक्स होता था आप वो नहीं लिखोगे, सर आप 8/12 नहीं करोगे, गिवन तो है डेट, सर डेट गिवन दे रखी है उसने, फिर भी छोड़ दें। यस छोड़ दीजिए, वो कंफ्यूज आ रहा है आपको, बेवकूफ बना रहा है, कंफ्यूजन मत आओ। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये, सर 30,000 हो जाएगा। सर क्या बात बताई आपने, मतलब क्लियर हो गया कट, कि वर्ड ना होने पर टाइम खत्म हो जाएगा, देगा अभी तो इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करो, ये सिर्फ माया है।
ये जाल है इस क्वेश्चन का, तुम्हें फंसाने का, टाइम देने का कि तुम 8/12 करो, वहां पर 8/12 करो। ठीक है, आपको नहीं लिखना है। आइए मैं इस चीज को समझा भी देता हूँ लिख के, आपको लिख के समझा भी देता हूँ कि कभी अगर किसी बच्चे ने बेवकूफ़ी करने की कभी कोशिश करी भी, तो पंकज सर का नाम ले लेना और वो माया आपसे दूर चली जाएगी। कहाँ चला गया पेज? आ जाओ वापस आगे। ये तो है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ओके, क्वेश्चन वापस, क्वेश्चन कम बैक, और अपन भी कम बैक। देखो, 10% ब्याज है, 10%, और एक मिटाने की कोशिश करो सब मिट जाता है। 10% ब्याज है। सुनना बात को बहुत ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ 8 महीने 12, 8/12, और ये हो गया पाप, ये हो गया अब हमारे से महापाप। नहीं करना था, नहीं लिखना था भाई, नहीं लिखना था, ये मत करना। मैं कट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं कट करके दिखा रहा हूँ, ये पाप मत करना एग्जाम में। आपको इसे क्या करना है, आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ये बेवकूफ़ी आप नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? सर ये 30,000 हो जाएगा, पर नंबर नहीं दे रखा इसलिए 30,000 रुपये ब्याज आ गया सर। डायरेक्ट 1 लाख का 10%, 3 लाख का 10% निकाला, 30,000 रुपये आ गया। टाइम वाइम गया भाड़ में, उसको हमें कंसिडर नहीं करना। सिर्फ फटाफट क्या करते हैं, जनरल एंट्री कर देते हैं फटाफट, है रफ्तार में। आइए बच्चों जनरल एंट्री करते हैं। नरेशन तुम कर लेना बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई, पार्टनर का नाम बताओ बच्चों। सर पार्टनर का नाम तो श्याम है, तो श्याम लिखो बच्चों यहाँ पर, श्याम अकाउंट। दूसरा IOL बाई श्याम अकाउंट डेबिट टू लोन बाई श्याम अकाउंट। उसकी लोन में ही बैंक का पैसा भी और वो भी ट्रांसफर कर दिया, मतलब हमें पैसे मिल गए हैं, बट हमें खाता बना रहे हैं पार्टनर का लोन का, और उसमें हमने वो भी शो कर दिया है और उसका ब्याज भी शो कर दिया है। तीसरा, उसके ब्याज को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चों? उसके ब्याज को सारा काम कीजिए, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डेबिट हो गया, इंटरेस्ट लोन बाई श्याम, ये भी क्या हो गया, इधर आ गया। सर लोन का अमाउंट कितना था, बताओ ना, तुम बताओ कितना था? 3 लाख था सर, सर 3 लाख था लोन का अमाउंट। सर इंटरेस्ट कितना निकाला था, इंटरेस्ट कितना निकाला था बच्चों हमने? ये देखो 30,000 रुपये, ठीक है, ये कितना हो गया? 30,000, 30,000, और 3 दिन में कितना ट्रांसफर होगा बच्चों? 30,000। सर जाते जाते ना एक बैलेंस शीट बना देते इसकी, मतलब बैलेंस शीट कह रहा हूँ, उसका खाता बना देते, हमको बहुत खुशी हो जाती। तो आ जाओ बना देते हैं बच्चों, ठीक है। IOL भाई, क्या लिख रहा हूँ, IOL भाई लोन बाई पार्टनर अकाउंट, ठीक है, बाई बैंक करके जो पैसा उस पार्टनर से हमें रिसीव हुआ, वो बाई IOL बाई श्याम, है ना। अकाउंट मत लिख, अकाउंट लिखना जरूर बच्चों, मत भूल जाना। पेमेंट पेमेंट तो हुई नहीं सर, तो सारा पैसा टू बैलेंस CD में आ जाएगा। कितना था लोन? सर 3 लाख का लोन था, और शायद आई थिंक सर 30,000 रुपये हमने ब्याज निकाला था, 18,000 रुपये हमने ब्याज निकाला था, और ये 3,18,000 रुपये हमारा हो गया। और सर दोनों के सम में 3,18,000 लिख दिए। सर क्वेश्चन क्लियर कट, ये वैरायटी हो गई, समझ में आ गई। अगली वैरायटी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा बच्चों। आज की क्लास में हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में, उसके कॉन्सेप्चुअल बातों को पढ़ा, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करी हमने, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा हम समझ लेते हैं। हमने फंडामेंटल्स पढ़े, उसके बाद हमने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े पार्टनरशिप डीड के, ठीक है। उसके बाद का जो था हमारा वो राइट्स था, पार्टनर का राइट्स हमने डिस्कस किया। राइट्स के बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन होता है, सारी डिटेल्स होती है पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बनानी क्यों चाहिए, इसका पढ़ा हमने, डिस्प्यूट वगैरह नहीं होंगे, एविडेंस के तौर पे काम आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी, ठीक है।
फिर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है वो हमने समझा। पार्टनर की लिमिटेशन है, कुछ अगर आप बिजनेस से हटके कमाने की कोशिश करी है तो पैसा लौटाना पड़ेगा फर्म को आपको वापस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, फिर हमने कुछ खर्चे कंपलसरी पढ़े और कुछ हमने पढ़े थोड़े से अप्रोप्रिएशन टाइप के, तो उनके अलग अलग खाते भी होते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसका पेनल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बन जाता है। फिर हमने लास्ट का जो टॉपिक पढ़ा हमने इंटरेस्ट लोन में पार्टनर, यानी अगर हमारा पार्टनर लोन देता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है उसकी जनरल एंट्री सीखी, 2 एग्जांपल्स बना के सीखे, और ये टॉपिक को क्या किया हमने, इस टॉपिक को हमने यहाँ पर किया डन। इस टॉपिक को हमने यहाँ पर किया है बच्चों, डन किया है। ठीक है, इस टॉपिक को हमने यहाँ पर किया है डन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जैसे आज IOL बाई पार्टनर पढ़ा, तो IOL 2 पार्टनर पढ़ेंगे। नेक्स्ट केस में हमारा ये होगा कि जब हमारा जो फर्म है, फर्म जब पार्टनर को देती है, IOL 2 पार्टनर का मतलब हो गया कि फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, उस वाली ट्रीटमेंट को समझेंगे और उसके 2-4 न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और आगे फर्दर टॉपिक्स जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चों आप अच्छे से पढ़ते रहो। पर जाते जाते बच्चों आप कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिखिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आज की क्लास में आपको सबसे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बहुत अच्छे क्लियर हुए हैं, जो इससे पहले आपको नहीं समझ में आ रहे थे। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और पढ़ाई कीजिए मन से। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में।